बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 16। द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ओनियन, 3 किलोग्राम wheat एंड 2 किलोग्राम राइस इज ₹60। कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ओनियन फोर, अब देखिए 4 किलोग्राम अगर आप ओनियन लेते हैं, 3 किलोग्राम वीट लेते हैं, 2 किलोग्राम राइस लेते हैं, तो आपको ₹60 देना होगा। अगर ये क्वांटिटी थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए तो ₹90 देना पड़ेगा। कुछ और कर दीजिए क्वांटिटी तो ₹70 देना पड़ेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर किलो बाई मैट्रिक्स मेथड। तो यहां पर तीन चीजें हैं। ओनियन है तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ओनियन इक्वल टू है ₹X, और कॉस्ट ऑफ दूसरा आइटम क्या है, 1 किलोग्राम वीट इक्वल टू ₹Y। फिर आप राइस खरीद रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम राइस हमने सपोज कर लिया कि ₹Z है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर आप 4 किलोग्राम ओनियन खरीदेंगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 4X, 3 किलोग्राम वीट यानी 3Y, और 2 किलोग्राम राइस यानी कि 2Z। टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है ₹60। सेकेंड केस में अगर आप 2 किलोग्राम ओनियन खरीदते हैं यानी 2X, 4 किलोग्राम खरीदते हैं वीट 4Y, और 6 किलोग्राम राइस मीन्स 6Z, तो आपको देना होगा ₹90। 6 किलोग्राम ओनियन, 2 किलोग्राम वीट और 3 किलोग्राम राइस खरीदने पर आपको देने होते हैं ₹70। तो ये जो तीन इक्वेशन मिले हैं उन्हें सॉल्व करके XYZ की वैल्यू निकालनी है, वही होगा पर किलोग्राम का प्राइस। तो जब तीन इक्वेशन दिए जाएंगे और उनको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो तीन मैट्रिक्स बनाना होगा। पहला मैट्रिक्स XYZ के कोफिशिएंट को लेकर बनेगा, 4, 3, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 3। सेकेंड वाला मैट्रिक्स वेरिएबल को लेके बनेगा XYZ। थर्ड वाला मैट्रिक्स आप रखेंगे इक्वल टू के बाद, और वो बनेगा इक्वल टू के बाद जो नंबर्स दिए गए हैं उनसे। इस मैट्रिक्स को A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे X से, और इस मैट्रिक्स को B से। अब आप XYZ की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इसको हटाना पड़ेगा और सिर्फ यहां पर XYZ रहना चाहिए। अब इसको हटाएंगे कैसे, इससे हो रहा है मतलब इस मैट्रिक्स से इसमें मल्टीप्लाई, तो अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड, और दो मैट्रिक्स को डिवाइड करना सिखाया ही नहीं जाता है। तो अब दूसरा तरीका यह है इसको हटाने का कि इसका इनवर्स पता लगाया जाए। अगर इस मैट्रिक्स में इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाए तब यह हट सकता है। तो अब हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए के एलिमेंट से बने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। किसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट की। 3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले कोई भी एक कॉलम चूज करना पड़ेगा या कोई भी एक रो। तो मान लीजिए आप ये वाला कॉलम चूज कर लेते हैं। 3 का जो डिटर्मिनेंट होता है उसका साइन होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। पहले प्लस से शुरू होता है, फिर माइनस से, फिर प्लस से। तो जो आप चूज किए हैं C3, उसका साइन होता है प्लस माइनस प्लस। तो अब इनको लिखना होगा यानी +2, और एक छोटा डिटर्मिनेंट बना लेंगे, फिर -6,
छोटा डिटर्मिनेंट, फिर +3 छोटा डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में लिखना होगा इनका कॉलम और रो छोड़ के। तो इसका कॉलम रो छोड़ दीजिए, बचेगा 2 4 6 2। इसका इस 6 वाले का कॉलम रो छोड़ दीजिए 4 3 6 2, और इसका कॉलम और रो छोड़ दीजिए 4 3 2 4। अब आपको दिखेगा यहां पर 2 इंटू 2 का 3 डिटर्मिनेंट। 2 इंटू 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलती है क्रॉस मल्टीप्लाई से। पहले प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई होता है 2 2 जा 4, फिर अपने तरफ से माइनस लगा देते हैं, और इनका मल्टीप्लाई होगा 6 4 जा 24। पहले 4 2 जा 8, फिर अपने तरफ से माइनस लगा देंगे 6 3 जा 18, 4 4 जा 16, फिर अपने तरफ से माइनस, इनका मल्टीप्लाई 6। 4 में से 24 माइनस होगा तो बचेगा -20, -20 का 2 में इंटू -40, यहां बचेगा -10, -6 से इंटू होगा तो हो जाएगा +60, यहां पर 10 10 3 जा 30। अब 60 और 30 हो गया 90, 90 में से 40 माइनस हुआ तो हुआ 50। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो भी आए, प्लस में भी आ सकती है माइनस में भी, उसको 0 नहीं आना है। अगर ये 0 आ गया तो फिर ये जो 3 इक्वेशन है वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो कंफर्म रहिए कि अगर सॉल्व करने के लिए दिया गया है तो 0 नहीं आएगा। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आप डिटर्मिनेंट ए निकाल लिए, अब आपको निकालना होगा एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना होगा। अब कोफैक्टर कैसे लिखते हैं सीख लीजिए। सबसे पहले R1 का, यहां पर है मैट्रिक्स, यहां से देखिए, इस R1 का हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से। इस पोजीशन को कहते हैं 1 1, इसको 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम, और इसको कहते हैं 1 3। उसके बाद जो साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहां पर हमको कोफैक्टर लिखने के लिए सबसे पहले साइन लगाना है। तो R1 का साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। अब यहां पर छोटा छोटा डिटर्मिनेंट बना लेना है, थोड़ा ये अलग दिखें इसलिए ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं। आपकी कॉपी बड़ी होगी, दूर दूर लिखेंगे तो ये लाइन नहीं खींचना पड़ेगा। अब इस 1 1 का कॉलम रो छोड़ दीजिए 4 6 2 3, जो बचे इस डिटर्मिनेंट में लिखना है। अब 1 2 पोजीशन ये है, इसका कॉलम रो छोड़ेंगे 2 6 6 3, और 1 3 पोजीशन ये है, कॉलम रो छोड़ दीजिए 2 4 6 2। 2 इंटू 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलेगी क्रॉस मल्टीप्लाई से 12 माइनस, अपने तरफ से माइनस लगा देंगे, 6 2 जा 12, आ गया 0। माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, इनका मल्टीप्लाई 6 माइनस इनका मल्टीप्लाई 36, -30 और माइनस का इंटू +30। प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं, 2 2 जा 4 माइनस 6 4 जा 24, आ गया -20। अब ये जो R2 है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 1 2 2 और 2 3 से, इसका सबसे पहले लगाना है साइन, तो माइनस प्लस माइनस, फिर बना लेना है छोटा छोटा डिटर्मिनेंट, और अब इनका कॉलम और रो छोड़ के जो बचे इस डिटर्मिनेंट में लिख देना है। तो ये 2 1 पोजीशन है, इसका कॉलम रो छोड़ दीजिए 3 2 2 3, इसका फिर कॉलम और रो छोड़ दीजिए 4 2 6 3, फिर इसका कॉलम रो 4 3 6 2,
माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, इनका मल्टीप्लाई 9 माइनस इनका मल्टीप्लाई 4, कुल मिला के -5। 12 में से माइनस करना है 12 को, तो 0, माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, 4 2 जा 8, फिर -6 3 जा 18, -10 बचेगा, लेकिन बाहर भी माइनस है, हो जाएगा +10। अब ये जो है 6 2 3, यानी कि R3 तीसरा रो, उसके एलिमेंट का लिखना है कोफैक्टर। तो इन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं 3 1 3 2 और 3 3 से। R3 का साइन होता है प्लस माइनस प्लस, और अब यहां बना लेंगे छोटा छोटा डिटर्मिनेंट। जब इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे बचेगा 3 2 4 6, फिर इसका कॉलम और रो छोड़ दीजिए, 4 2 2 6। अब इसका कॉलम रो छोड़ दीजिए, 4 3 2 4। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकालिए, 18 माइनस 4 2 जा 8, यानी कि 10। माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, 6 4 जा 24, फिर अपने तरफ से -2 2 जा 4, 20 आएगा, लेकिन माइनस है तो हो जाएगा -20। प्लस है तो ब्रैकेट मत लगाइए, 4 4 जा 16, -3 2 जा 6, मतलब कि 10। अब जब सारे कोफैक्टर लिख लिए, तो अब एडजॉइंट ए का फार्मूला बता दीजिए। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसी को कर देना है ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मिले हैं 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 और 10। इसको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे होगा? पहले रो को पहला कॉलम बना दीजिए, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम। यह मिल गया एडजॉइंट ए। हमने सबसे पहले फाइंड किया ए इनवर्स, फिर एडजॉइंट। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको याद होगा 50 निकला था, और एडजॉइंट निकला है 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10 -20 10 10। अब जो आप इक्वेशन बनाए थे, ये जो इक्वेशन बनाए थे, मैट्रिक्स से जो इक्वेशन बनाए थे, उसको नोट करना है। 4 3 2 2 4 6 6 2 3। इसके बगल में था XYZ। इक्वल टू के बाद वाला भी मत लिखिए। अब ये जो आप फाइंड किए हैं ए इनवर्स, यानी 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10, यहां से देख लीजिएगा। इन दोनों का किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई होता है तो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझिए 1 है। इसका मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यही मैट्रिक्स दोबारा आपको मिल जाएगा। अब अगर इससे
इनवर्स से आप लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किए हैं तो इससे राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करना होगा, राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब राइट साइड में आपका था 60 90 70, 60 90 70, ठीक। अच्छा एक बात देखिए, किसी भी हाल में जब आप राइट हैंड साइड को नोट करेंगे, ये राइट हैंड साइड, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले इस राइट हैंड साइड वाले को नोट कर लें बाद में इससे इंटू करें, क्योंकि लेफ्ट साइड में आप इंटू किए हैं तो इसके लेफ्ट में इसको रखे हैं, तो राइट साइड में भी इसके लेफ्ट में इसको रखना पड़ेगा। जो काम लेफ्ट साइड में वही काम राइट साइड में। अब यहां पे इसको राइट साइड में ही क्यों रखे हैं? क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में रखना चाहते हैं, इसको बीच में रख के मल्टीप्लाई करो, तो ऐसा रूल नहीं है, बीच में नहीं रख सकते, या तो इस किनारे या तो इस किनारे। अब अगर इसको इस किनारे रखते तो बीच में ये रहता, तो दोनों का मल्टीप्लाई होके आई कैसे मिलता? इसलिए लेफ्ट साइड में तो इसको यहीं रखना पड़ेगा, और तब राइट साइड में भी इसके पहले ही इसको लिखना पड़ेगा। इधर तो आप चाहते थे XYZ बचे, वही बचा है। इधर साइड में आपको करना होगा मल्टीप्लाई। तो देखिए, पहले एलिमेंट से पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा 0, 6 3 जा 18 के बाद 00, फिर -6 2 जा 12 के बाद 00। अब लगा देंगे प्लस। सेकंड एलिमेंट से सेकंड में मल्टीप्लाई होगा 9 5 जा 45, तो माइनस में आएगा 45 और सिंगल 0। 90 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 90 का मल्टीप्लाई 10 में 900, फिर प्लस लगा देंगे। 70 से मतलब थर्ड एलिमेंट से थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो 700, और 70 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा 1400, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आएगा 700। अब 1/50 नोट करके इन दोनों को प्लस माइनस कीजिए तो आएगा 250, प्लस में 1800 में से 1400 माइनस करेंगे आएगा 400, और ये हो जाएगा दोनों मिलकर 1600, उसमें से 1200 माइनस कर दीजिए तब भी आएगा 400। इस 1/50 को अब अंदर भेज दीजिए, तो 1/50 से सब में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 50 से डिवाइड होगा। 0 0 कटा आया 5, 0 0 कटा आया 8, और ये भी आया 8। जब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल होगा तो पोजीशन वाइज एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी x इक्वल टू होगा 5, y इक्वल टू होगा 8, और z इक्वल टू भी होगा 8। यानी ओनियन की कॉस्ट 5 रुपीज पर किलो है, वीट की कॉस्ट 8 रुपीज पर किलो है, और राइस की कॉस्ट भी 8 रुपीज पर किलो है। तो पहले क्वेश्चन को रीड करके सपोज करना है, फिर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा रीड करते हुए XYZ से 3 इक्वेशन बनाने हैं। एक मैट्रिक्स बना लेना है कोफिशिएंट से, एक XYZ से, और एक इन नंबर से। अब इसको यहां से हटाना जरूरी है, तो फाइंड करना होगा इस A का इनवर्स। उसके लिए पहले डिटर्मिनेंट, फिर उसके बाद एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए लिखना होगा कोफैक्टर, फिर उनसे मैट्रिक्स बना के कर देना है ट्रांसपोज। ए इनवर्स होता है 1/, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इंटू एडजॉइंट। अगर इस ए इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहां से XYZ के पास से यह हट जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा I, और I का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में हो तो वही मैट्रिक्स मिलता है। इधर पहले एलिमेंट से पहले कॉलम में मल्टीप्लाई, दूसरे एलिमेंट से दूसरे कॉलम में, तीसरे एलिमेंट से तीसरे कॉलम में। प्लस माइनस करने पर ये नंबर्स बचे। अब 1/50 को अंदर भेजेंगे तो XYZ की वैल्यू मिल जाएगी।